चटोरी देवरानी बाजार नहीं जाएगी। आरती माधुरी की आरती उतारती है और फिर कहती है, आइए देवरानी जी, दाहिने पैर से कलश गिराकर गृह प्रवेश कीजिए। अब माधुरी दाहिने पैर से कलश गिराती है और गृह प्रवेश करती है। तभी आरती के ससुर कहते हैं, अरे बहू, अब तुम लोग भी अपने कमरे में जाकर आराम करो और उसे भी आराम करने दो, बाकी बातें कल करना। अब सभी अपने कमरे में जाकर आराम करते हैं। माधुरी भी चेंज करके अपने पति से काफी सारी बातें करती है और उसके बाद दोनों सो जाते हैं। लेकिन रात को 1 बजे अचानक माधुरी की नींद खुलती है। वो बिस्तर पर उठकर बैठ जाती है और इधर उधर देखते हुए मन ही मन में सोचती है, हे भगवान, मुझे तो बहुत जोर की भूख लग रही है। रात के 1 बज गए हैं, मैं क्या खाऊं? अगर मैं किसी को कहूंगी कि मुझे भूख लगी है तो पता नहीं वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे। माधुरी काफी परेशान होकर सोच रही थी। तभी अचानक उसे कुछ याद आता है। तभी वो मन ही मन में कहती है, अरे हाँ, याद आया, मैंने अपना सूटकेस पैक करते टाइम उसमें चिप्स और बिस्किट के पैकेट रखे थे। ऐसा करती हूँ, वही निकाल कर खा लेती हूँ। यही सोचकर माधुरी दबे पांव चुपचाप बिस्तर से नीचे उतरती है। धीरे से जाकर अपना सूटकेस खोलती है और उसमें से चिप्स, कुरकुरे और बिस्किट निकालती है। फिर धीरे से आकर बिस्तर पर बैठकर उन्हें खोलकर खाने लगती है। लेकिन चिप्स के पैकेट खोलने और खाने की आवाज से मोहित की नींद खुल जाती है। मोहित माधुरी को इस तरह चिप्स, कुरकुरे और बिस्किट खाते देखकर कहता है, अरे माधुरी, तुम ये क्या कर रही हो? आधी रात को भला चिप्स, बिस्किट और कुरकुरे कौन खाता है? वो मोहित, मुझे बहुत जोर से भूख लग रही थी, इसीलिए ये खाकर काम चला रही हूँ। शायद तुमने अपनी शादी की तैयारी और टेंशन में अच्छी तरह खाना नहीं खाया होगा, इसलिए तुम्हें भूख लग गई। ऐसा करता हूँ, मैं रसोई से जाकर कुछ खाने को लेकर आता हूँ। ठीक है मोहित, तुम ले आओ। अब मोहित उठकर रसोई में जाता है और रसोई में जाकर एक प्लेट में खाना निकालता है। फिर उसे लाकर अपनी पत्नी को देते हुए कहता है, माधुरी, ये लो, आराम से खाना खा लो। माधुरी मोहित के हाथ से खाने की थाली देखकर बहुत खुश हो जाती है। वो जल्दी से खाना लेती है और जल्दी जल्दी खाने लगती है। और उसे ऐसे खाना खाते देखकर मोहित कहता है, अरे अरे माधुरी, मुझे पता है तुम्हें बहुत भूख लगी होगी, लेकिन आराम से खाओ, नहीं तो खाना अटक जाएगा। माधुरी सारा खाना खा लेती है और फिर दोनों सो जाते हैं। अगली सुबह माधुरी तैयार होकर नीचे आती है। तब उसकी सास उससे कहती है, माधुरी बहू, आज तुम्हारी पहली रसोई की रस्म है, तो रसोई में जाकर सभी के लिए अपनी पसंद से खाना बना लो। लेकिन हाँ, सभी घर वालों को हल्का फुल्का खाना ही पसंद है। हमारे यहाँ कोई भी स्पाइसी खाना नहीं खाता, तो तुम नमक मिर्ची फीकी ही रखना और मीठे में गुलाब जामुन बनाना, उसमें भी शक्कर थोड़ा कम रखना। दादी माँ को शुगर है, और हाँ, किसी मदद की जरूरत पड़े तो आरती बहू तुम्हारी मदद कर देगी। जी माँ जी। अब आरती माधुरी को रसोई में लेकर जाती है और उसे सारी रसोई दिखाती है और सामान निकाल कर देते हुए कहती है, देवरानी जी, आप खाना बना लीजिए और मैं बाहर हूँ, अगर जरूरत पड़े तो मुझे आवाज दे देना। ऐसा कहकर आरती वहां से चली जाती है। तब माधुरी अपनी पहली रसोई में मटर पनीर, मलाई कोफ्ते, फ्राइड राइस, दाल तड़का, पूड़ी, गुलाब जामुन और आलू चाट भी बना लेती है। फिर वो सभी लोगों के लिए खाना लगा देती है। सभी लोग खाना खाना शुरू करते हैं और तब दादी माँ कहती है, अरे ये क्या कर दिया बहू, खाने में इतना तेल डाला है और इतनी नमक मिर्च और गुलाब जामुन भी इतने मीठे कर दिए। अरे बहू, ऐसा खाना खिलाकर हमें मारने का इरादा है क्या? हाँ बहू, माँ जी सही कह रही हैं, खाना तुमने काफी चटपटा और तीखा बना दिया है। आरती बहू, तूने बहू को बताया नहीं था क्या कि हमारे यहाँ तीखा खाना नहीं खाते? माँ जी, मैंने तो सब कुछ बता दिया था। सॉरी माँ जी, मैंने तो कम ही मिर्च और मसाले डाले थे, पता नहीं कैसे खाना तीखा और चटपटा हो गया। कोई बात नहीं माधुरी, आज तुम्हारा पहला दिन था तो गलतियां हो जाती हैं। आगे से ध्यान रखना कि हम में से कोई भी ज्यादा चटपटा और मिर्च मसाले वाला खाना नहीं खाता। आरती बहू, अब तुम भी इसे खाने को सुधार कर ले आओ, क्योंकि ये खाना तो खाया नहीं जा रहा हमसे। ठीक है पिताजी, अभी लेकर आती हूँ। अब आरती सब्जी को रसोई में ले जाती है और उसमें कुछ क्रीम और दही डालकर मिक्स कर देती है। फिर गर्म करके उसे वापस ले आती है और सभी को परोस देती है। सभी लोग खाना खा लेते हैं। ये सब देखकर माधुरी मनी मन सोचती है, इतना तीखा खाना तो नहीं था ये, और जेठानी जी ने सारे खाने में क्रीम और दही मिला दिया। अब खाना बिल्कुल फीका हो गया होगा। मैं तो इतना फीका खाना कभी नहीं खाती। इनका पेट तो भर जाएगा, लेकिन मेरे पेट का क्या होगा? सभी के खाना खाने के बाद माधुरी भी अपनी जेठानी के साथ बैठकर खाना खाती है और उसके बाद दोनों घर के बाकी कामों में लग जाती हैं। ऐसी रात हो जाती है। रात को आरती सभी का खाना बनाती है और खाना लगा देती है। सविता खाना खाते हुए कहती है, आज सुबह ज्यादा मिर्च मसाले वाला खाना खाकर तो मेरे पेट में दर्द हो रहा है। ऐसा करना बड़ी बहू, कल सुबह नाश्ते में खाने के लिए खिचड़ी बना लेना, सब वही खा लेंगे। अगली सुबह खाने में खिचड़ी देखकर माधुरी कहती है, दरअसल माँ जी, आज मुझे भूख नहीं लगी है। जब मुझे भूख लगेगी तब मैं खिचड़ी को गर्म करके खा लूंगी।
उसके बाद सभी लोग खाना खा लेते हैं। माधुरी और आरती मिलकर किचन और बर्तनों की साफ सफाई करती है। उसके बाद माधुरी अपने कमरे में जाकर आराम करती है और मन ही मन में सोचती है, हे भगवान, मुझे इतनी भूख लगी है, मेरे पेट में तो चूहे दौड़ रहे हैं। अब खिचड़ी तो मुझसे खाई नहीं जाएगी। मैं जो मायके से चिप्स, कुरकुरे और बिस्किट के पैकेट लाई थी वो भी सारे खत्म हो गए। अब तो किसी बहाने मुझे बाजार जाकर अपने लिए कुछ चटपटा लेकर आना होगा, लेकिन किस बहाने जाऊं, क्या कहूं सबसे। माधुरी ऐसा सोच ही रही थी कि तभी उसकी सहेली पायल का फोन आता है। पायल माधुरी से कहती है, हेलो माधुरी, कैसी है तू? शादी के बाद तो हमें भूल ही गई। क्या बताऊं यार, मैं तो बहुत परेशान हो गई हूँ। मैंने तो सोचा था शादी के बाद नई दुल्हन को ससुराल वाले अच्छा अच्छा खाना खिलाते, लेकिन यहाँ तो दाल चावल और सब्जी रोटी के सिवा कुछ खाने को ही नहीं मिलता। अरे बाप रे, तू तो बहुत चटोरी है। तेरा तो एक समय भी चटर पटर खाए बिना काम नहीं चलता। ऐसे तो तू भूख से ही मर जाएगी। यार तुझे मजाक की पड़ी है और सचमुच मेरा क्रेविंग के मारे बुरा हाल है। अरे माधुरी, इसमें इतना सोचने की क्या बात है? अपने पति को बोल, वो तेरे लिए बाहर से कुछ ला देगा। सो सिंपल। हाँ यार, तू सही कह रही है। मैं अभी अपने पति को फोन लगाती हूँ और उसे बाहर से मोमोज, बर्गर और पिज्जा लाने के लिए कहती हूँ। माधुरी अपनी सहेली का फोन काट कर मोहित को फोन लगाती है और कहती है, मोहित, आप कहाँ हो? हाँ माधुरी बताओ, मैं बाजार में हूँ, कुछ काम था। देखो मोहित, तुम्हारे घर का खाना बहुत ही फीका रहता है और मैं तो जब तक चटपटा और तीखा ना खा लूं मेरा पेट नहीं भरता। तुम्हें तो पता है, आज सुबह खिचड़ी बनी थी और मैंने खाना नहीं खाया। प्लीज तुम मेरे लिए मोमोज, बर्गर और पिज्जा ले आओ। अरे माधुरी, मोमोज, बर्गर और पिज्जा, तुम तीनों चीजें खा लोगी क्या? देखो मोहित, प्लीज मना मत करना, मुझे तीनों चीजें ला दो। वैसे भी मुझे ये सब खाने की बहुत क्रेविंग हो रही है। अच्छा बाबा, तुम चिंता मत करो, मैं सब ले आऊंगा। थोड़ी देर बाद मोहित घर आता है। उसके हाथों में मोमोज, बर्गर और पिज्जा के पैकेट होते हैं। ये देखकर सविता कहती है, अरे मोहित, ये क्या? हमारे घर में तो मोमोज, बर्गर और पिज्जा कोई नहीं खाता। तेरी दुल्हन ने मंगवाया है क्या? हाँ दादी, माधुरी ने मंगवाया है। उसका मन चटपटा खाने का कर रहा था तो मैं ले आया। ठीक है बेटा, अगर बहू को ये सब खाना है तो कोई बात नहीं, उसे दे दो। लेकिन ये कभी कभी ही अच्छा लगता है, रोज ये सब खाने से सेहत खराब भी हो सकती है। हाँ माँ, उसने पहली बार मंगवाया था इसलिए मैं ले आया। वो खुद ही रोज नहीं मंगवाएगी। ठीक है बेटा, ले जाओ, अपनी पत्नी को दे दो। अब मोहित वो पैकेट अपने कमरे में ले जाकर माधुरी को देता है। माधुरी वो सब देखकर बहुत खुश हो जाती है और वो जल्दी से पैकेट खोलती है और खाने लगती है। तब मोहित कहता है, अरे माधुरी, तुम थोड़ा आराम से खा लो और अगर कुछ बच जाए तो मैं उसे भाभी को दे आऊंगा। अरे आप कैसी बातें कर रहे हैं? ये सब तो कम पड़ जाएगा। बचने की तो बात ही छोड़िए। मोहित को माधुरी की बात थोड़ी अजीब लगती है, लेकिन वो कुछ नहीं कहता। माधुरी सारा फास्ट फूड खा जाती है। अगले दिन सुबह माधुरी रसोई में जाती है। वो देखती है कि आरती खाना बना रही है। जेठानी जी, वैसे आज खाने में क्या बन रहा है? देवरानी जी, आज खाने में दाल चावल के साथ टमाटर की मीठी चटनी और रोटियां बना रही हूँ। आरती की बात सुनकर माधुरी का मुंह बन जाता है और वो मन ही मन में सोचती है, हे भगवान, आज फिर फीके दाल चावल बन रहे और टमाटर की चटनी, वो भी मीठी। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मुझे मेरे माता पिता ने इस घर में शादी करके चटपटा खाने की सजा दी है। अब भला मैं क्या खाऊंगी? देवरानी जी, क्या सोच रही हो? जरा आटा गूंथ दो। हाँ हाँ जेठानी जी, अभी गूंथ देती हूँ। अब माधुरी आटा गूंथती है। उसके बाद अपनी जेठानी के साथ मिलकर सारा खाना बनवाती है और सभी को परोस देती है। वो भी सभी लोगों के साथ बैठकर थोड़ा बहुत खाना भी खा लेती है। उसके बाद अपने कमरे में आ जाती है और टीवी देखने लगती है। तभी अचानक कुकिंग चैनल लग जाता है और उसमें अलग अलग तरह की रेसिपी दिखाई जाने लगती है। ये देखकर माधुरी की क्रेविंग और बढ़ जाती है। वो खड़ी होकर यहाँ वहां टहलने लगती है और मन में कहती है, हे भगवान, मुझे तो बहुत जोर से भूख लग रही है। क्या खाऊं समझ नहीं आ रहा। ऐसा करती हूँ कि मोहित को फोन कर देती हूँ। यही सोचकर माधुरी मोहित को फोन करती है और कहती है, हेलो मोहित, मुझे बहुत भूख लग रही है, तो प्लीज आते आते तुम आज पास्ता और नूडल्स ले आना। अरे माधुरी, अभी तुमने कल ही तो बाहर का खाया था, आज फिर तुम बाहर का मंगा रही हो। वैसे भी दादी और माँ देखेंगी तो गुस्सा करेंगी। देखो मोहित, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। तुम ऐसा करना कि आज सबकी आंखों से बचकर मेरे लिए पास्ता और नूडल्स ले आना प्लीज। माधुरी के इतना रिक्वेस्ट करने पर मोहित हाँ कह देता है। उसके बाद वो सभी की नजरों से बचकर पास्ता और नूडल्स लाकर माधुरी को दे देता है और कहता है, माधुरी, मैंने आज तो ये ला दिया है, लेकिन रोज रोज ऐसा बाहर का खाना अच्छी बात नहीं है। तुम्हें आज के बाद घर का ही खाना खाना पड़ेगा। मैं आज के बाद तुम्हारे लिए बाहर से कुछ भी नहीं लेकर आऊंगा। माधुरी का मोहित की बातों पर कोई ध्यान नहीं होता। वो तो जल्दी जल्दी पास्ता और नूडल्स खोलती है और उसे खाने लगती है। माधुरी पास्ता और नूडल्स खा लेती है और ऐसे ही अगले दिन शाम को फिर माधुरी को चटपटा खाने की क्रेविंग होती है। वो मोहित को फोन करती है और कहती है, मोहित, मुझे तो फिर चटपटा खाने की क्रेविंग हो रही है, तुम बाहर से कुछ ला दो। माधुरी, मैंने तुम्हें कल ही समझा दिया था, अब बाहर से कुछ नहीं आएगा। अगर तुम्हें कुछ खाना ही है तो घर का बना खाना खाओ।
क्योंकि बाहर का खाना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। ऐसा कहकर मोहित फोन रख देता है। अब माधुरी परेशान हो जाती है और मन ही मन सोचती है, हे भगवान, मोहित ने तो मना कर दिया और मेरा काम तो एक दिन भी चटपटा खाए बिना नहीं चल सकता। माधुरी, अब कोई और तरीका सोच कि कैसे चटपटा खाना खाया जाए। थोड़ी देर सोचने के बाद माधुरी खुश होती है और अपने आप से कहती है, ये आइडिया सही रहेगा, अभी जाकर माँ जी से कहती हूँ। अब माधुरी अपनी सास के पास जाती है और कहती है, माँ जी, रसोई में तो सारी सब्जियां खत्म हो गई हैं और खाना बनाने का सामान भी खत्म हो रहा है, इसीलिए मैं सोच रही थी कि मैं बाजार चली जाती हूँ और सारा सामान ले आती हूँ। हाँ हाँ बहू, ये तो बड़ी अच्छी बात है। ऐसा कर, तू बाजार से जाकर सामान ले और अपनी जेठानी को भी साथ ले जा। अरे नहीं नहीं माँ जी, जेठानी जी दिन भर बहुत काम करती हैं, वो थक कर आराम कर रही हैं, आप उन्हें रहने दीजिए, मैं अकेली चली जाऊंगी। अरे बहू, तू जितनी आलसी दिखाई देती है उतनी है तो नहीं, मेरा मतलब है। हाँ हाँ, जा सब्जियां ले आ। अब भावना माधुरी को कुछ पैसे दे देती है और माधुरी बाजार की तरफ निकल पड़ती है। सबसे पहले वो बाजार जाकर एक पानी पूरी के ठेले पर पहुंचती है और कहती है, भैया जरा मुझे फटाफट पानी पूरी खिला देना, और हाँ, पानी पूरी थोड़ी तीखी बनाना। पानी पूरी वाला तीखी तीखी पानी पूरी बनाकर माधुरी को खिलाता है और माधुरी गपा गप पानी पूरी खाती जाती है। तभी भावना की दोनों पड़ोसन माधुरी को पानी पूरी खाते देख लेती है। तभी ललिता माधुरी से कहती है, अरे माधुरी बहू, लगता है तुमने काफी दिनों से पानी पूरी नहीं खाई है। हाँ चाची, आज बाजार आई थी तो सोचा थोड़ी पानी पूरी खा लूं। ललिता और शोभा माधुरी की इस बात पर मुस्कुरा देती हैं और सब्जियां खरीदने के लिए बाजार में चली जाती हैं। थोड़ी देर बाद माधुरी बाजार में सब्जियां खरीदने जाती है। तभी उसे बर्फ का गोला वाला दिखाई पड़ता है। माधुरी उसके पास जाती है और कहती है, भैया जरा एक बड़ा सा बर्फ का गोला बना देना। बर्फ का गोला वाला एक बड़ा सा बर्फ का गोला बनाकर माधुरी को दे देता है। माधुरी उसे भी खाने लगती है। ललिता और शोभा उसे देखकर आपस में बातें करते हुए कहती हैं, देख रही हो ललिता बहन, भावना की बहू खाने पीने में कितनी चटोरी है। पहले गोलगप्पे खा रही थी और अभी बर्फ का गोला खा रही है। हाँ हाँ शोभा बहन, वही तो। अब ललिता और शोभा सब्जियां खरीद कर अपने घर की तरफ निकल पड़ती हैं। थोड़ी ही देर बाद उन्हें पीछे से किसी के चलने की आवाज आती है। दोनों पलट कर देखती हैं तो पीछे माधुरी एक हाथ में सब्जियों का थैला लेकर दूसरे हाथ से बर्गर खाती हुई आ रही होती है। ये देखकर ललिता और शोभा दोनों चौंक जाती हैं। माधुरी बर्गर खाते हुए आगे निकल जाती है। तब शोभा ललिता से कहती है, दैया रे दैया, भावना की बहू के पेट में कितनी जगह है जो उसका पेट भारी नहीं रहा। इधर माधुरी जल्दी जल्दी बर्गर खाती है और अपने घर में पहुंच जाती है। फिर अपनी सास को सब्जियां देते हुए कहती है, माँ जी, बाजार में सब्जियां बड़ी महंगी थी, आपके दिए हुए पैसों में इतनी ही सब्जियां आई। अरे बहू, सब्जी वाले ने तुझे बेवकूफ बना दिया। खैर कोई बात नहीं, जाने दे, अगली बार से तू बड़ी बहू के साथ ही बाजार जाना। अब माधुरी सब्जियों को लेकर रसोई में जाती है और वहां रख देती है। तब तक आरती भी वहां जाती है और दोनों मिलकर खाना बनाने लगती हैं। इधर शोभा और ललिता बाहर हॉल में भावना के घर आई हुई थी और वो भावना से बातें करते हुए कहती हैं, अरे भावना, आज तेरी छोटी बहू बाजार में दिखी थी, अलग अलग तरह की चीजें खा रही थी, लगता है उसे खाने पीने का बड़ा शौक है। और तो और, एक हाथ में सब्जी का झोला लेकर दूसरे हाथ में बर्गर खाती हुई आ रही थी वो। वैसे जो भी हो, तुझे अपनी बहू को घर में ही ये सब खिला देना चाहिए। बच्चों की तरह रास्ते में खाते हुए चलना अच्छा नहीं लगता। मुझे लगा मैं तुझे बता दूं, अब आगे तेरी मर्जी। हाँ ललिता बहन, तुमने अच्छा किया, मैं अपनी छोटी बहू से बात करूंगी। बातें करने के बाद शोभा और ललिता दोनों चली जाती हैं। तब भावना माधुरी को आवाज देती है। माधुरी वहां आती है तो भावना उससे कहती है, माधुरी बहू, ये पड़ोसन क्या कह रही थी? तू बाजार जाकर चटर पटर खाती है और सब्जी लेते हुए रास्ते में भी खाती है। इसका मतलब है कि सब्जी के सारे पैसे तूने ही खर्च कर दिए। माँ जी, वो मुझे चटर पटर खाने का मन कर रहा था, इसीलिए मैंने थोड़ा। अरे बहू, अगर तुझे कुछ खाना ही तो घर में बनाकर खा लेना। आज के बाद बाहर का मत खाना, बाहर का खाना नुकसानदायक होता है। हाँ बहू, माँ जी सही कह रही है, बाहर का खाना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। ठीक है पिताजी, आज के बाद मैं नहीं खाऊंगी। माधुरी हाँ तो कह देती है, लेकिन 2 दिन बाद ही वो फिर से सब्जियां लाने के बहाने वो चाट की दुकान पर खड़ी होकर चाट खाती है। तभी माधुरी के ससुर महेश उसे चाट खाते हुए देख लेते हैं और उसके पास आकर कहते हैं, माधुरी बेटा, ये क्या है? तुम यहाँ खड़ी चाट खा रही हो, तुम्हें मना किया था ना बाहर खाने के लिए। हाँ पिताजी, वो मैं सब्जियां लेने आई थी तो बस थोड़ी सी चाट खा ली है। पापा जी प्लीज आप घर में मत बताना, वरना माँ और दादी माँ मुझ पर बहुत गुस्सा करेंगी। ठीक है, नहीं बताऊंगा, लेकिन एक शर्त पर, आज के बाद तुम कभी भी बाहर का कुछ नहीं खाओगी। ठीक है पिताजी, पक्का नहीं खाऊंगी। माधुरी के ऐसा कहने पर उसके ससुर वहां से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद माधुरी को एक समोसे का ठेला दिखाई देता है। माधुरी उसे देखकर मन ही मन सोचती है, पापा जी तो चले गए, ऐसा करती हूँ आज एक समोसा खा लेती हूँ, कल से नहीं खाऊंगी।
ये सोचकर माधुरी समोसे वाले के ठेले के पास जाती है और उसे 4 समोसे देने के लिए कहती है। समोसे वाला समोसे पैक करके देता है। तभी माधुरी को उसके जेठ बाजार में दिखाई देते हैं। माधुरी समोसों को चुपचाप सब्जी के झोले में रख लेती है और घर आ जाती है। तभी माधुरी की सास कहती है, आ गई बहू, बड़ी देर लगा दी तूने बाजार से आने में। माँ जी मेरी सहेली मिल गई थी ना, तो उससे बात करने लगी थी, इसीलिए देर हो गई। मैं ये सब्जियां फ्रिज में रख देती हूँ। अब माधुरी सारी सब्जियां फ्रिज में रखती है और उन समोसों को अपने कमरे में लाकर छुपा कर रख देती है। उसके बाद वो किचन में जाती है और अपनी जिठानी के साथ मिलकर खाना बनाती है और सभी को खाना परोसती है। सभी लोग खाना खाने लगते हैं। तब सविता माधुरी से कहती है, अरे माधुरी बहू, तुम भी तो खाना खा लो। नहीं नहीं दादी माँ, आज मुझे भूख नहीं लगी है, मुझे जब भूख लगेगी तब खा लूंगी। ऐसा कहकर माधुरी खाना नहीं खाती। सभी लोग खाना खा लेते हैं। उसके बाद माधुरी और आरती सारा काम निपटाती हैं। फिर माधुरी अपने कमरे में जाती है और चुपचाप समोसे निकाल कर खाने लगती है। थोड़ी देर बाद आरती किसी काम से माधुरी के कमरे में आती है तो देखती है कि माधुरी समोसा खा रही है। ये देखकर आरती माधुरी से कहती है, अरे ये क्या माधुरी, तुमने खाना नहीं खाया और तुम समोसे खा रही हो। तुम्हें पता है ना बाहर का खाना अच्छी बात नहीं है। हाँ जेठानी जी, बस मैं बाजार गई थी तो समोसे देखे तो ले आई। माधुरी ऐसा कह ही रही थी कि तभी घर के सभी लोग वहां आ जाते हैं और महेश माधुरी को ऐसे समोसे खाते हुए देखकर कहता है, अरे माधुरी बहू, मैंने तुझे आज ही बाजार में चाट खाने के लिए मना किया था ना। चाट खाने के बाद तू समोसे भी ले आई। आखिर इतनी चटर पटर खाना भी अच्छी बात नहीं होती। पिताजी, मैंने भी 1-2 बार माधुरी को बाहर चटर पटर खाते हुए देखा है। मेरा दोस्त भी बता रहा था कि माधुरी अक्सर बाहर चटर पटर खाती है। माधुरी बहू, तुझे समझाया था ना कि बाहर का खाना सेहत के लिए अच्छा नहीं है, फिर भी तू नहीं समझी। जाने दीजिए ना माँ, देवरानी जी से गलती हो गई। आज के बाद वो बाहर का नहीं खाएंगी। नहीं बड़ी बहू, माधुरी बहू बाजार जाती है इसीलिए वो चटर पटर खाती है। आज के बाद तेरी चटोरी देवरानी बाजार नहीं जाएगी। भावना के ऐसा कहने पर माधुरी शौक रह जाती है। उसके बाद सभी लोग अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। तब रितेश माधुरी को समझाते हुए कहता है, माधुरी, मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था कि बाहर का खाना अच्छी बात नहीं है। अगर तुम मान जाती तो आज सबके सामने तुम्हें शर्मिंदा नहीं होना पड़ता। खैर कोई बात नहीं, लेकिन आज के बाद बाहर का खाना नहीं खाना। बातें करने के बाद रितेश और माधुरी दोनों सो जाते हैं। अगले दिन शाम को माधुरी को फिर से कुछ चटपटा खाने की क्रेविंग होने लगती है। वो अपने कमरे में इधर उधर घूमते हुए सोचती है, मुझे तो चटपटा खाने की बहुत क्रेविंग हो रही है। क्या करूं मैं, कैसे बाहर जाकर खाऊं। अब तो कोई भी मुझे बाहर किसी भी बहाने से नहीं जाने देगा। ऐसे 2 दिन बीत जाते हैं और माधुरी बाहर का कुछ नहीं खाती, लेकिन घर के खाने से भी उसका पेट नहीं भरता। आज माधुरी बालकनी में खड़े खड़े खाने पीने के बारे में मन ही मन सोच रही थी। मेरे ससुराल वाले मुझे बाजार तो नहीं जाने देंगे। ऐसा क्या करूं कि मुझे चटर पटर खाने को मिल जाए। वैसे भी मुझे बहुत क्रेविंग हो रही है। 2 दिन से मैंने बाहर का कुछ नहीं खाया है। माधुरी ऐसा सोच ही रही थी कि तभी उसे एक जोमेटो वाला दिखाई देता है। उसे देखकर माधुरी खुश होते हुए मन ही मन में सोचती है, हाँ आइडिया अच्छा रहेगा ये। ऐसा करती हूँ, जोमेटो से ऑर्डर कर देती हूँ और छत पर जाकर रस्सी बांधकर खाना ऊपर खींच लूंगी। यही सोचकर माधुरी जोमेटो वाले को फोन करती है और कहती है, भैया आप मेरा ऑर्डर लिख लीजिए। मुझे 1 प्लेट मोमोज चाहिए, 1 प्लेट पास्ता चाहिए और हाँ 1 चीज बर्गर लाना मत भूलना। देखिए बिल्डिंग नंबर 17 के बाहर आकर आप मुझे कॉल करना। मैं छत से रस्सी में एक डब्बा बांधकर नीचे फेंकूंगी और आप उसमें मेरा पार्सल रख देना। मैं ऊपर खींच लूंगी और पैसे मैं आपको अभी पे कर देती हूँ। ऐसा कहने के बाद माधुरी जोमेटो पर पैसे पे कर देती है। उसके बाद वो अपनी सास के पास आती है और कहती है, मुझे थोड़ा बोर लग रहा है, मैं थोड़ी देर के लिए छत पर जा रही हूँ। हाँ हाँ बहू जा। माधुरी छत पर चली जाती है। तब सविता भावना से कहती है, बेचारी बहू मार्केट नहीं जा पा रही, इसीलिए उसे इतना बोर लग रहा है। वैसे मुझे लगता है कि अब बहू के बाहर के चटर पटर खाने की आदत छूट जाएगी, फिर तुम उसे बाजार जाने देना। हाँ माँ जी, मैं भी यही सोच रही थी। उधर माधुरी छत पर पहुंच जाती है और छत पर रखे एक डिब्बे को रस्सी से बांधती है और उसे नीचे फेंक देती है। जोमेटो वाला उसमें पार्सल रख देता है और माधुरी उसे ऊपर खींच लेती है। तभी रस्सी खींचते हुए मन में सोचती है, चलो अच्छा है कि आज मुझे चटर पटर खाने को मिल जाएगा। मेरे ससुराल वालों की चले तो वो तो मुझे भूखा ही मार दें। अब डिब्बा ऊपर लेकर माधुरी छत पर पार्सल खोलती है और उसे फिर सभी चीजें बड़े चाव से खाने लगती है। तभी अचानक वहां पर आरती कपड़े फैलाने के लिए आ जाती है और माधुरी को इस तरह देखकर अपनी सास को आवाज देने लगती है। थोड़ी देर में पूरा परिवार छत पर आ जाता है और सभी उसे रंगे हाथों पकड़ लेते हैं। ये सब देखकर सविता कहती है, हे भगवान माधुरी बहू, तेरा पेट में कोई कुआं है क्या जो घर के खाने से नहीं भरता? इतना समझाने के बाद भी तुझे कुछ समझ नहीं आया? माधुरी उन सभी को देखकर बहुत घबरा जाती है और घबराहट की वजह से बेहोश हो जाती है।
उसे बेहोश होता देखकर महेश सभी को डांटते हुए कहता है, अरे अब क्या तुम लोग भी बहू के पीछे पड़ गए? अरे बच्ची है, उसे समझाकर छोड़ देना चाहिए था। अब देखो वो बेहोश हो गई। चलो चलो मोहित, तू देख क्या रहा है? जल्दी से बहू को गोद में उठाकर नीचे ले चल और डॉक्टर को फोन कर। और रितेश, तू जरा अपने भाई की मदद कर। अब मोहित और रितेश माधुरी को उठाकर उसके कमरे में लाते हैं और सुला देते हैं। फिर मोहित डॉक्टर को फोन करता है। लेडी डॉक्टर घर आती है और टेस्ट करके सभी लोगों को बताती है। देखिए, बीपी हाई होने की वजह से बेहोश हो गई थी। वैसे इनका टेस्ट करके मुझे लगता है कि ये बाहर का खाना बहुत खाती हैं। अब आप सभी को इनका खास ख्याल रखना पड़ेगा क्योंकि ये प्रेग्नेंट है। इन्हें जो भी खिलाना है कम तेल मसाले का घर का ही खिलाइए, बाहर का मत खाने दीजिए। अरे डॉक्टर साहब, आपने इतनी अच्छी खबर सुनाई है कि अब हम सब अपनी बहू का बहुत ख्याल रखेंगे और उसे बाहर का बिल्कुल नहीं खाने देंगे। उसके बाद डॉक्टर चली जाती है। यह खबर सुनकर सभी लोग बहुत खुश थे। जब माधुरी को होश आता है तब सविता उससे कहती है, बहू अब तुझे अपना और ज्यादा ख्याल रखना पड़ेगा और आज से बाहर की चीजें खाना बिल्कुल छोड़ देना है। तू माँ बनने वाली है। माधुरी ये बात सुनकर बहुत खुश हो जाती है और कहती है, क्या सचमुच दादी माँ? क्या मैं माँ बनने वाली हूँ? ये तो बहुत खुशी की बात है। हाँ बहू, हम सब तेरे लिए बहुत खुश हैं। और देवरानी जी, आपको क्या खाना है आप मुझे बताइएगा, मैं आपको अपने हाथों से बनाकर खिलाऊंगी। अब आरती अपनी देवरानी के लिए अलग अलग तरह की खाने की चीजें बना रही थी, लेकिन माधुरी को वो सब खाकर बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा था। ऐसे ही 3 दिन और बीत जाते हैं। आरती माधुरी को सूजी का उपमा बनाकर लाकर देती है। माधुरी उपमा खाती है तो आरती पास में खड़ी रहती है। देवरानी जी, उपमा अच्छा बना है ना? हाँ हाँ जेठानी जी, उपमा अच्छा बना है। देवरानी जी, इसके बाद अगर आपको भूख लगे तो आप फ्रूट्स खा लेना। अच्छा, मैं रसोई में काम देख लेती हूँ, आप आराम करो। ऐसा कहकर आरती रसोई की तरफ चली जाती है। तब माधुरी सबसे पहले उठकर अपने रूम का दरवाजा बंद करती है और उपमा को देखते हुए मन ही मन में सोचती है, जेठानी जी को ये कैसे लगा कि इतना फीका उपमा मुझे पसंद आएगा? मुझसे तो ये खाया ही नहीं जा रहा है और मुझे फल भी नहीं खाए जाते हैं। ऐसा करती हूँ कि उपमा को खिड़की से बाहर फेंक देती हूँ। अब माधुरी उपमा को खिड़की से बाहर फेंक देती है। अब रात हो जाती है। सभी लोग खाना खाने के लिए बैठे होते हैं। आरती माधुरी को खाना खाने के लिए बुलाने आती है तो माधुरी कहती है, नहीं नहीं जेठानी जी, मुझे भूख नहीं लगी है। मैंने उपमा खा लिया था ना, तो मेरा पेट भर गया। अब आरती वापस चली जाती है तो माधुरी मन ही मन में सोचती है, खाने में बनाया ही क्या होगा इन लोगों ने? बिना मिर्च की सब्जी और फीकी सी दाल मुझसे तो नहीं खाई जाएगी। हे भगवान, क्या करूं? आज तो लगता है मुझे भूखे ही सोना पड़ेगा। ऐसी ही रात हो जाती है और माधुरी भूखे पेट सो जाती है। अगले दिन नाश्ते में पोहा बनता है जो माधुरी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अब माधुरी अपने कमरे में बैठी खिड़की से बाहर देख रही थी। तभी उसे चाट वाला दिखाई देता है। माधुरी अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाती और अपने आप से कहती है, आज तो मेरे ससुराल वाले मुझे कितना भी रोक ले, लेकिन मैं वो आलू की चाट खाकर ही रहूंगी। यही सोचकर माधुरी पहले रसोई में जाती है और कुछ सूखी रोटियां उठाकर हॉल में आती है। तब उसकी सास उसे देखकर कहती है, अरे बहू, बाहर कहाँ जा रही हो? बस माँ जी, वो बाहर गाय खड़ी है ना, तो उसे रोटियां खिलाने के लिए जा रही हूँ। ठीक है बहू, जाओ। अब माधुरी बाहर निकलती है। सूखी रोटियां वो गाय को डाल देती है और जल्दी से आलू टिक्की वाले के पास पहुंचती है, जहां मोहल्ले की सभी औरतें खड़ी थी और आलू टिक्की वाला अलग अलग प्लेट में आलू टिक्की बना रहा था। भैया सुनो, सबसे पहले मुझे आलू टिक्की खिला दो। आलू टिक्की वाला उसे एक प्लेट आलू टिक्की उठाकर देता है। माधुरी जल्दी जल्दी आलू टिक्की खा लेती है और उसके बाद एक के बाद एक सभी प्लेट उठाकर आलू की टिक्की खाने लगती है। मोहल्ले वाले ये देखकर हैरान रह जाते हैं। तभी ललिता कहती है, हे भगवान, ये मैं क्या देख रही हूँ? भावना की बहू इतने सारे आलू टिक्की खा रही है। अरे बहू, 2-4 प्लेट हमारे लिए भी बचवा देना, हम कब से खड़े हैं। ललिता ऐसा कहती रहती है और ठेले वाला भी उसे रोकता है, लेकिन वो नहीं रुकती और एक एक करके सारे आलू टिक्की खा जाती है। फिर ये देखकर ठेले वाला गुस्से में कहता है, अरे क्या बहन जी, आप तो पूरे मोहल्ले के हिस्से की आलू टिक्की खा गई। अब तो मेरी सारी आलू टिक्की भी खत्म हो गई। अरे भावना, कहाँ गई तू? जरा अपनी बहू को देख तो, वो कितनी चटोरी है। अंदर बैठी भावना को ललिता की आवाज सुनाई देती है। तभी भावना, माँ जी, ये ललिता की आवाज बाहर से क्यों आ रही है? चलिए जरा चलकर देखते हैं। भावना और सविता बाहर आते हैं तो उन्हें सारी बातें पता चलती हैं। ये सब सुनकर भावना कहती है, अरे बहू, तू तो गाय को रोटी डालने के लिए आई थी ना, तो फिर यहाँ आलू चाट क्यों खाने लगी? क्या करूँ माँ जी, आप लोग मुझे बाजार जाने नहीं देते। बहुत दिनों बाद ठेले वाले भैया आए थे तो मैंने उनसे ही आलू टिक्की चाट खा ली। हे भगवान, ये लड़की भी ना। चल जल्दी से अंदर जाओ और अब बाहर मत निकलना। अब माधुरी घर में आती है और अपने कमरे में चली जाती है। सास और दादी दोनों हॉल में आकर बैठती हैं और आरती को सारी बातें बताती हैं। ये सुनकर आरती कहती है, माँ जी, माधुरी के लिए बाहर का खाना बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है। आपको याद है ना, डॉक्टर ने मना किया है। किसी भी तरह हमें अब माधुरी को घर के बाहर जाने से रोकना होगा।
हाँ बहू, तुम सही कह रही हो। अब हमें 24 घंटे माधुरी पर नजर रखनी होगी, नहीं तो वो अपना नुकसान कर लेगी। शाम को मोहित जब घर आता है तो भावना उसे सारी बातें बताती है। ये सुनकर मोहित कहता है, माँ मैं तो माधुरी को समझाने की बहुत कोशिश कर चुका हूँ, लेकिन उसकी चटपटा खाने की आदत जा ही नहीं रही है। जो भी हो, अब हमें उसे बाहर निकलने से रोकना होगा। ठीक है मोहित, लेकिन अभी तो माधुरी के पास जाओ और उसका ख्याल रखो। अब मोहित अपने कमरे में चला जाता है और उससे प्यार से बातें करता है। ऐसे 4 दिन और बीत जाते हैं और माधुरी को बाहर का कुछ चटपटा खाने की क्रेविंग हो रही थी। तभी माधुरी मन ही मन में सोच रही थी, हे भगवान, मेरे ससुराल वालों ने मुझ पर इतनी कड़ी नजर रखी है कि मुझे बाहर ही नहीं निकलने दे रहे। कुछ भी हो जाए, आज तो मैं बाहर का खाकर ही रहूंगी। लेकिन कैसे? आज तो संडे है और सभी लोग घर पर ही हैं। मुझे कुछ तो करना होगा। यही सोचकर माधुरी हॉल में जाती है तो परिवार के सभी लोग वहां बैठे होते हैं। तभी अपनी सास से कहती है, माँ जी मुझे बाजार जाने दीजिए, थोड़ी देर में लौट आऊंगी। नहीं नहीं माधुरी, तुम कहीं नहीं जाओगी, मैंने तुम्हें मना किया है। अब मना करने के बाद भी माधुरी दरवाजे से बाहर जाने लगती है। तब भावना कहती है, देखो मना करने के बाद भी वो बाहर जा रही है, चलो सब लोग मिलकर रोको इसे। माधुरी अब तुम बाहर नहीं जाओगी, तुम्हें समझ में नहीं आता क्या हमारी बात? आज तो कुछ भी हो जाए, मैं बाहर जाकर बाहर का खाकर ही रहूंगी। ऐसा कहकर माधुरी बाहर निकलने की कोशिश करती है। तभी परिवार के सभी लोग एक दूसरे का हाथ पकड़कर चेन बनाते हैं और माधुरी को रोकने की कोशिश करते हैं। लेकिन माधुरी भी चेन को तोड़कर नीचे से निकल जाती है और बाजार की तरफ दौड़ लगाती है। उसके पीछे पूरा परिवार भी बाजार की तरफ दौड़ लगाता है। सभी लोग माधुरी के पीछे दौड़ते हैं। सारे मोहल्ले वाले उन्हें देखकर हंसते हैं। जब तक वे बाजार पहुंचते हैं तब तक माधुरी पानी पूरी खा चुकी होती है। अब सभी लोग माधुरी को पकड़कर घर वापस लेकर आते हैं और उसके कमरे में छोड़ देते हैं और बाहर हॉल में आकर बैठकर बातें करते हैं। तभी सविता कहती है, मुझे तो समझ में नहीं आता कि बहू को कैसे रोके, हमारी हर कोशिश बेकार हो गई। माँ जी मेरे पास एक तरीका है, कान इधर लाइए। अब आरती सविता के कानों में कुछ कहती है। उसके बाद सविता माधुरी के कमरे में जाती है और उसे समझाते हुए कहती है, माधुरी बेटा तू अपना ध्यान रख, तेरा ऐसे भागना अच्छा नहीं है। तुझे पता हमारे मोहल्ले में एक सेजल नाम की लड़की रहती थी, वो प्रेग्नेंट थी और ऐसे ही भाग दौड़ करती रहती थी। अच्छा दादी माँ, फिर क्या हुआ उसका? उसके बच्चे को कोई नुकसान तो नहीं हुआ ना? अरे ये बड़े नाजुक दिन होते हैं, बच्चे का बहुत ख्याल रखना पड़ता है। बेचारी का तो अबॉर्शन हो गया और दोबारा कभी मां नहीं बन पाई। ये सुनकर माधुरी को बहुत बुरा लगता है और वो सविता से कहती है, फिर तो दादी माँ आज के बाद मैं बहुत संभल कर चलूंगी, बिल्कुल नहीं भागूंगी। और फिर उस दिन के बाद माधुरी धीरे धीरे चलने लगती है। ऐसे ही एक हफ्ता बीत जाता है लेकिन उसे अभी भी चटपटा खाने की बहुत क्रेविंग हो रही थी। तभी वो अपने पति से कहती है, सुनिए जी, मुझे बहुत क्रेविंग हो रही है, मुझे बाहर का खाने का बहुत मन कर रहा है। माधुरी तुम्हें पता है ना कि डॉक्टर ने मना किया है बाहर का खाना खाने के लिए, और अगर तुम्हें कुछ खाना ही है तो घर पर बनाकर खाओ, बाहर का बिल्कुल भी नहीं। माधुरी सभी लोगों से बाहर का कुछ चटपटा खाने की जिद कर रही थी लेकिन कोई भी उसे हाँ नहीं कह रहा था। ऐसे ही एक दिन सभी लोग लिविंग रूम में बैठे टीवी देख रहे थे। तभी आरती ने जानबूझकर एक ऐसा वीडियो लगा दिया जिसमें एक औरत प्रेग्नेंट थी और तीखा खाने की वजह से उसके बच्चे का लिवर डैमेज हो गया था, जिससे उसे अबॉर्शन करवाना पड़ा। ये देखकर माधुरी बहुत डर जाती है और कहती है, भाभी क्या सचमुच ऐसा होता है? हाँ माधुरी, ज्यादा मिर्च मसाला खाने से बच्चे का लीवर डैमेज हो सकता है, इसीलिए तो मना करते हैं कि प्रेगनेंसी में फीका खाना खाना चाहिए। अब माधुरी बहुत डर जाती है और कहती है, ठीक है भाभी, तो आज के बाद मैं बाहर का तीखा और चटपटा खाना नहीं खाऊंगी। तभी माधुरी की बात सुनकर सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं। अब माधुरी बाहर का खाना छोड़ देती है और घर का ही खाना खाती है। उसकी जेठानी भी उसका बहुत ख्याल रखती है और इस तरह माधुरी के जीवन में सब ठीक हो जाता है।